तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। पाकिस्तान के इतिहास में एक आदमी ऐसा भी हुआ जिससे पाकिस्तान का राष्ट्रपति भी डरता था। सिविल वाला राष्ट्रपति नहीं, कूकर सत्ता हथियाने वाला आर्मी जनरल। अयूब खान ने जब सत्ता पर पकड़ बनाई, एक ही शख्स था जो उनकी आंखों को बहुत खटकता था, लेकिन वो उसे मरवा नहीं सकते थे। जानते थे वो मर गया तो बवाल हो जाएगा, क्योंकि उसने अविभाजित भारत में कुछ कारनामे किए थे, कारनामे जिनके कारण वो भारत में कसाई कहलाया, लेकिन पाकिस्तान में हीरो। अयूब ने उसे निपटाने के लिए देश से बाहर भेजा, जहां वो अकेलेपन की मौत मरा, लेकिन फिर मरने के बाद भी उसने बदला लिया अयूब से, पूरे पाकिस्तान से। क्या था ये बदला, कौन था ये शख्स, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। इसमें आज हम आपको सुनाएंगे कहानी बुचर ऑफ बंगाल हुसैन सोहरावर्दी की। शुरू से शुरू करते हैं। बंगाल का मिदनापुर कस्बा। 8 सितंबर 1892 को धनी सोहरावर्दी परिवार में जन्म हुआ हुसैन सोहरावर्दी का। पूरा परिवार सेंट जेवियर से लेकर ऑक्सफोर्ड से पढ़ा था। हुसैन सोहरावर्दी ने भी साइंस पढ़ा, फिर लॉ किया और कलकत्ता में प्रैक्टिस करने लगे। इसके बाद शादी की कलकत्ता हाई कोर्ट की एक जज की बेटी से, लेकिन शादी के 2 साल के अंदर ही पत्नी की मौत हो गई। इस शादी से एक बेटा हुआ था शहाब, वो भी 20 की उम्र में चल बसा। हुसैन सोहरावर्दी अकेले पड़ गए। इसके बाद हुसैन ने राजनीति का रुख किया। 1923 में हुसैन सोहरावर्दी ने चित्तरंजन बाबू की स्वराज पार्टी ज्वाइन की। ये पार्टी कांग्रेस के उलट अंग्रेजों के साथ कंधा मिलाकर संसद में बैठती थी और हर बिल पर धुआंधार बहस भी करती थी। पर चित्तरंजन दास की मौत के बाद पार्टी की धार खत्म हो गई। हुसैन सोहरावर्दी ने 1926 में इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी बना ली। इस पार्टी ने मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी। लगभग 36 ट्रेड यूनियन बनाने में हुसैन का हाथ रहा। इसमें मछुआरे, रिक्शे वाले, ठेले वाले, सबकी यूनियंस थी। 1937 आते आते हुसैन सोहरावर्दी बंगाल की पॉलिटिक्स में एक बड़ा नाम बन गए। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदलकर यूनाइटेड मुस्लिम पार्टी रख लिया। ये वो दौर था जब जिन्ना उभर रहे थे, पाकिस्तान का आइडिया जड़ें जमा रहा था। हुसैन सोहरावर्दी को आइडिया जचा और वो जिन्ना की पांत में शामिल हो गए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सोहरावर्दी ने भाग लिया और वहां मुसलमानों के लिए अलग सीटों की जमकर वकालत भी की। 1937 में चुनाव हुए। 11 प्रोविंसेस थे। मुस्लिम लीग सिर्फ एक जगह सरकार बना पाई, बंगाल में। यहां मुस्लिम लीग ने फजलुल हक की कृषक प्रजा पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। इसका क्रेडिट मिला सोहरावर्दी को। सोहरावर्दी का कद और ऊंचा हो गया इस तरह। 1937 में ही वो मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी बने और 1943 तक बने ही रहे। इस दौरान मुस्लिम लीग और ताकतवर हुई। इसी बीच 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, मुस्लिम लीग ने इसमें भाग लेने से मना किया। इनकार के पीछे सोहरावर्दी का दिमाग था। वो जिन्ना के पाकिस्तान को हकीकत में तब्दील होते देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के साथ किसी समझौते से साफ इनकार किया। अगले कुछ सालों में लंदन की तरफ से क्रिप्स मिशन और फिर कैबिनेट मिशन आए। इस दौरान भी लीग और कांग्रेस की बनी नहीं, यानी अब लगभग तय हो चुका था कि भारत का बंटवारा होकर रहेगा। 1946 में देश में चुनाव हुए। बंगाल में मुस्लिम लीग जीत गई। 121 रिजर्व सीटों में से इन्हें 114 सीटें मिली। इस जीत को सोहरावर्दी ने खूब भुनाया। बंगाल उनका सूबा था, सो वो चाहते थे कि पूरा बंगाल पाकिस्तान के हिस्से में चला जाए। हालांकि उनके मन में एक और कसमसाहट थी, जिसे उन्होंने शुरुआत में किसी के सामने जाहिर नहीं किया था। लेकिन फिर जैसे जैसे बंटवारे के दिन नजदीक आने लगे, सोहरावर्दी ने एक नया दांव चलना शुरू किया। दरअसल सोहरावर्दी एक और मंसूबा पाले हुए थे, एक अलग देश बनाने का, पाकिस्तान और भारत से अलग देश। उनका इरादा था कि बंगाल, असम और बिहार के कुछ जिलों को मिलाकर ग्रेटर इंडिपेंडेंट बंगाल बनाया जाए। सोहरावर्दी उस वक्त बंगाल के मुख्यमंत्री होते थे। उन्होंने इस प्लान में किरण शंकर रॉय और सत्यरंजन बख्शी जैसे दूसरे नेताओं को शामिल करने की कोशिश की। ये कोशिश आगे बढ़ती, इससे पहले ही 16 अगस्त की तारीख आ गई। 1946 का साल था और इस दिन को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान हुआ। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में बन नहीं रही थी। जिन्ना चाहते थे कि हिंदू वाले एरिया हिंदुस्तान और मुसलमानों के इलाके पाकिस्तान, इस तरह मुल्क को बांट दिया जाए। लेकिन कांग्रेस इस बात पर राजी नहीं थी कि कम्युनल लाइंस पे बंटवारा हो, इसलिए जिन्ना ने अपनी ताकत दिखाने के लिए डायरेक्ट एक्शन का कॉल दे दिया। ये दिन बंगाल के इतिहास के सबसे खूनी दिनों में से एक साबित हुआ। लोग हिंदू मुस्लिम में बंट गए। 16 अगस्त की तारीख से पहले नेताओं को इस बात का अंदाजा था कि क्या हो सकता है
उन्माद और पागलपन की रोज नई खबरें आती थी, पर सब इंतजार करते रहे। 16 अगस्त को प्रदर्शन के साथ झड़प शुरू हुई और दंगे में बदल गई। ये दंगा 6 दिन चला और 6 ही दिनों में हजारों लोगों की मौत हुई, लाखों बेघर हुए। हुसैन सोहरावर्दी पर इल्जाम लगा कि वो खुद लाल बाजार पुलिस थाने में जाकर मुआयना करते, दंगों के लिए, दंगे रोकने के लिए नहीं। पुलिस को खुली छूट दे दी गई थी मारने के लिए। गवर्नर सर फेडरिक बरो और लेफ्टिनेंट जनरल सर फ्रांसिस टकर ने सोहरावर्दी पर सीधे इल्जाम लगाए थे कि डायरेक्ट एक्शन के लिए सोहरावर्दी ने पुलिस को 1 दिन की छुट्टी दे दी थी, पर यह नहीं बताया कि उन्होंने अपनी आर्मी को क्यों रोक रखा था। उन्होंने भी आग लगने दी, क्योंकि जब आर्मी सड़क पर निकली तो दंगाई भागे। थ्योरी सीधी थी कि कमजोर को मार देना है, फिर ताकतवर इतिहास से उसका नाम मिटा देंगे। सोहरावर्दी के लिए डायरेक्ट एक्शन डे एक जीत की तरह था और वो अनस्टॉपेबल फोर्स की तरह हो गए थे, लेकिन फिर इस फोर्स के आगे आकर खड़ा हो गया एक इमूवेबल ऑब्जेक्ट, मोहनदास करमचंद गांधी। कलकत्ता में हुए दंगों का असर बंगाल से दूसरे सूबों में भी दिखा। बाकी इलाकों में नोआखली का दियारा शरीफ हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए धार्मिक जगह था, पर यहाँ का खादिम गुलाम सरवर ने हिंदुओं के खिलाफ तकरीरें शुरू कर दी थी। तकरीरें चलती रहीं, दंगे होते रहे, सैकड़ों लोगों को मार दिया गया, हजारों औरतों का रेप हुआ, हजारों का जबरी धर्म बदलवा दिया गया। नोआखली के दंगे ने हिंसा का एक अलग ही रूप दिखाया। जब गांधी को इसकी खबर लगी तो वो सीधे नोआखली गए। वहां कई दिनों तक रुके, घर घर जाकर लोगों से शांति की अपील की और किसी तरह माहौल शांत हुआ गांधी के वहां जाने से। इसके बाद जब अगस्त 1947 में गांधी ने एक बार फिर बंगाल का दौरा किया, वो नोआखली जाना चाहते थे, लेकिन जब सोहरावर्दी को इस बात की खबर लगी वो सीधे गांधी से मिलने पहुंच गए, इसलिए कि अब तलवार अपनी गर्दन पे थी। सोहरावर्दी ने गांधी से कुछ समय कलकत्ता में रुकने को कहा। गांधी ने जवाब दिया कि ठीक है, मैं रुकता हूं, आप भी मेरे साथ यही रुकिए। गांधी ने सोहरावर्दी से आगे कहा, आराम से फैसला करो, घर जाओ। इस काम के लिए पुराने सोहरावर्दी को मरकर एक फकीर का रूप धारण करना पड़ेगा, सोचो तुम। सोहरावर्दी ने गांधी का प्रस्ताव स्वीकार किया। इसके बाद दोनों एक साथ हैदरी हाउस में रुके। इस बात से जनता में बड़ा आक्रोश था। तब फिर दोनों लोग बाहर निकले, एक थे अधनंगे और दूसरे थे सूट बूट में। एक अहिंसा का प्रेमी और पुजारी और दूसरा हजारों के कत्ल का इल्जाम लिए हुए। जनता ने आवाज दी, गांधी यहाँ क्यों आए हो? हिंदुओं का दर्द नहीं दिखता क्या? गांधी ने कहा, इसलिए आया हूं, मुझे सबका दर्द दिखता है। जनता ने कहा, जिंदा नहीं जा पाओगे। गांधी ने कहा कि मार दो, मुझे डर नहीं लगता है सही करने से। इसके बाद गांधी 15 अगस्त तक हैदरी मंजिल में ही रुके रहे। 14 अगस्त की शाम उन्होंने सोहरावर्दी को भीड़ के आगे कर दिया। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर सोहरावर्दी से पूछा, क्या आप 1 साल पहले कलकत्ता में हुई हत्याओं के लिए जिम्मेदार नहीं थे? सोहरावर्दी ने कहा, हाँ, मैं उसके लिए जिम्मेदार था। सोहरावर्दी ने इसके बाद गांधी का जादू देखा, पूरी दुनिया ने ही देखा। 15 अगस्त के रोज कलकत्ता में कोई दंगा नहीं हुआ, बाकायदा हिंदू मुस्लिम एक होकर नारे भी लगे। ये चमत्कार था गांधी का, जिसकी कीमत गांधी को बाद में अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। सोहरावर्दी का क्या, जैसा हमने पहले बताया था, उन्हें पाकिस्तान प्यारा था, तो बंटवारे के कुछ समय बाद वो पाकिस्तान ही चले गए। लेकिन पाकिस्तान में सोहरावर्दी को वो अहमियत नहीं मिली जो गांधी ने दी थी उन्हें। पाकिस्तान के हुक्मरानों को डर था कि सोहरावर्दी अलग बंगाल की मांग पर अड़ जाएंगे, इसलिए उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान का मुख्यमंत्री बनने की जब सोची, उन्हें बनने नहीं दिया गया। इनकी जगह पर एक छोटे नेता निजामुद्दीन को सत्ता दी गई। सोहरावर्दी को आगे चलकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पद मिला, लेकिन कुछ समय के लिए ही। अयूब खान के राष्ट्रपति बनते ही सोहरावर्दी आंख का कांटा बन गए, लिहाजा उन्हें उठाकर दूर लेबनान में फेंक दिया गया। हजारों कत्लों का इल्जाम अपने सर पर लिए सोहरावर्दी अपने अंतिम दिनों में अलग थलग रहे। लेबनान में उन्हें अकेलेपन की मौत मिली। हालांकि उनके बाद उनके एक शिष्य ने उनका सपना पूरा किया। मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान से लड़कर 1941 में अपना अलग देश बना लिया। ये वही सपना था जो सोहरावर्दी ने कभी देखा था। इसी के साथ तारीख का ये एपिसोड यहीं पे कंक्लूड होता है। इसे कमल ने लिखा और जतिन ने आपके लिए कैमरे पे रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है, सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।